हेलो एवरीवन। प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन। ओके, डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, जैसा मैंने आपको बोला कि मोशन को हम लोग काइनामेटिक्स और डायनामिक्स ऐसा दो पार्ट में बांट सकते हैं। काइनामेटिक्स में हम लोग क्या करते हैं, मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट नोइंग द कॉज ऑफ द मोशन, और डायनामिक्स में हम लोग कॉज ऑफ मोशन की बात करते हैं। ठीक है, तो जो रोटेशनल जैसा कि लीनियर मोशन होता था, तो लीनियर मोशन का कॉज कौन था? फोर्स था। उसी तरीके से रोटेशनल मोशन का कॉज कौन है? टॉर्क है। ठीक है, टॉर्क निकालने के हमने सारे तरीके देखे, टॉर्क निकालने के हमने सारे फॉर्मूले देखे। हमने देखा टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, वही आर क्रॉस एफ होता है ना। एक चीज हमने देखा कि टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आर क्रॉस एफ होता है। फिर हमने क्या देखा बेटा, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, डी एल बाई डी टी होता है। फिर हमने देखा टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। ठीक है, टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है। ठीक है, तो इतने सारे हमने तरीके देखे, क्या चीज करने के बच्चे, क्या चीज करने के टॉर्क निकालने के तरीके देखे। ठीक है, तो अब हमें ये समझ में आ गया बेटा कि जो डायनामिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन है ना, उसका जो लीड रोल है, जो हीरो है उसका, वो कौन है? टॉर्क है। क्योंकि टॉर्क की वजह से ही क्या होता है, रोटेशनल मोशन की शुरुआत होती है। ठीक है, यानी उसके जो रोटेशनल कंडीशन है, उसके कंडीशन में चेंज करने का जो काम करेगा वो टॉर्क ही करेगा, है ना बेटे। टॉर्क ही उसमें कंडीशन में चेंज कर सकता है। आ रही मेरी बात समझ में आपको? ठीक है, तो बच्चों जैसा कि हम लोग लीनियर मोशन में कुछ ये पढ़ा करते थे बेटा, इक्वेशंस पढ़ा करते थे, फॉर्मूले पढ़ा करते थे। मैंने आपको बताया भी कि जैसी चीज़ें वहाँ पर आपने पढ़ी है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एक एक क्वांटिटी यहाँ पर भी है ना। जैसे लीनियर डिस्प्लेसमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग यहाँ क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, लीनियर वेलोसिटी की जगह यहाँ क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है। लीनियर एक्सेलरेशन की जगह यहाँ एंगुलर एक्सेलरेशन है, और उन सब में एक सिमिलैरिटी है। ठीक है, आ रही बात समझ में? हमने हर एक का बीच में रिलेशन भी देखा। तो एक चीज याद करो बेटा कि वहां पर हमने पढ़ा था कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म हो तो हम लोग तीन इक्वेशन लगाया करते थे। यहां पर एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट हुआ तो यहां पर भी उसी टाइप के तीन इक्वेशंस हम लोग लगा सकते हैं। ठीक है, तो 3 equations of rotational motion, 3 equations of rotational motion। कौन कौन से हैं बेटे, कौन कौन से हैं? तो एक हमने पढ़ा था क्या बेटा, v इक्वल टू u प्लस ए टी। तो मैंने जैसा कि बोला, आप इसको सिंपली क्या कर लो, कंपैरिजन। आप वैसे तो प्रूफ भी कर सकते हो, लेकिन प्रूफ करने की हमको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, कॉरस्पॉन्डिंग क्वांटिटी ले लेंगे। ये v क्या था बेटा, वेलोसिटी था। तो यहाँ पर वेलोसिटी के कंपैरिजन में क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी में इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग किससे शो करेंगे, ओमेगा नॉट से, और फाइनल एंगुलर वेलोसिटी को हम लोग शो करेंगे ओमेगा से। प्लस एक्सेलरेशन के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ क्या होता है बेटा, अल्फा, और टाइम तो सब जगह सेम ही होगा। तो जो पहला इक्वेशन है वो हो जाता है बेटा ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन जो हमारा था बेटा वो था S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। S इक्वल टू क्या था बेटे, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ओके, आई थिंक ये नहीं दिख रहा है, इट्स नॉट बीइंग कवर्ड। क्या बोल रहा हूं मैं, V इक्वल टू क्या था, U प्लस ए टी, है ना। V इक्वल टू U प्लस ए टी। ओके, तो इसमें ये v जो है बेटा वो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने ओमेगा, ओमेगा नॉट, अल्फा और t,
तो ओमेगा इक्वल्स टू क्या आया, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। अंडरस्टूड। सिमिलरली चूंकि हमने पढ़ा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस क्या था बेटा, डिस्प्लेसमेंट था, तो डिस्प्लेसमेंट के कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ पर क्या होता है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, यानी थीटा होता है। और u जैसा कि मैंने बोला इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह हम क्या लेंगे बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन लेंगे, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जो सेकंड इक्वेशन s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हुआ करता था, यहाँ पर वो क्या हो जाएगा बेटा, थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। वेल अंडरस्टूड। नाउ थर्ड इक्वेशन की बात करें तो बेटा, चूंकि हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है, v स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो v के बदले अपन क्या लिए थे, ओमेगा, u के बदले ओमेगा नॉट, 2a के बदले अल्फा और s के बदले थीटा। सो थर्ड इक्वेशन वी विल यूज ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। ओके, तो बेटे जैसा हम लोग पहले पढ़े थे कि मतलब लीनियर मोशन में कि ये और ये इक्वेशन तभी वैलिड होते हैं जब एक्सेलरेशन क्या होता था, यूनिफॉर्म होता था। तो शर्त यहाँ पर भी वही है। इसके लिए क्या जरूरी है बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है, अल्फा जो है वो क्या रहना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, कंडीशन क्या है इसके लिए, अल्फा कांस्टेंट। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। यहां पर मीनिंग क्या क्या है बेटा, ओमेगा नॉट क्या है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, और ओमेगा क्या है बेटा, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी। थीटा क्या है बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। और टी इज टाइम। तो कौन सी चीज की क्या मीनिंग है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। ठीक है, वेरी नाइस। नाउ चलो, अब जो ये एग्जांपल्स हमने जो ये थ्योरी पढ़ी उसके ऊपर अगर एक आध एग्जांपल लें तो अच्छे से बेहतर ढंग से अपने को समझ में आएगा। एग्जांपल के तौर पर मान लिया मैंने लिया कि एक फैन है सपोज। ठीक है, ए फैन इज switched on and after 3 second its angular speed becomes 180 RPM। ठीक है, becomes 180 RPM। A fan is switched on and after 3 seconds its angular speed becomes 180 RPM। Then find its angular acceleration। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन निकालो। तो बच्चे फैन
आप फैन को जब आपने स्विच ऑन किया है ना, फैन को जब आप स्विच ऑन करोगे तो उस समय उसकी एंगुलर स्पीड क्या रहेगी बेटा, जीरो रहेगी, उस समय रेस्ट में है। तो ओमेगा नॉट क्या हो गया बेटा इस कंडीशन में, ओमेगा नॉट हो गया जीरो, ठीक है। और आफ्टर 3 सेकेंड, टी इक्वल्स टू 3 सेकेंड, आपका जो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है वो कितना हो जाएगा। अब आपको ये सोचना है बेटा कि 180 आरपीएम क्या चीज है, ठीक है। तो देखो आरपीएम का मतलब क्या होता है, आरपीएम का मतलब होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में वो कितने चक्कर लगाएगा, ठीक है, एक मिनट में कितने चक्कर लगाएगा वो चीज होता है आरपीएम, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब हुआ एक मिनट में वो 180 रिवॉल्यूशन लगा रहा है, एक मिनट में 180 रिवॉल्यूशन मतलब चक्कर लगा रहा है। तो अगर मैं बोलूं बेटा कि एक सेकंड में कितना लगाएगा, तो आप क्या बोलोगे कि 180 अपॉन 60 कर देंगे सर, इतना रिवॉल्यूशन लगाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3। तो अब जो ये 3 आया वो पर सेकेंड आया, तो इसको हम लोग कहते हैं आरपीएस, ठीक है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। रिवॉल्यूशन पर मिनट और रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ऐसा करके 2 यूनिट होते हैं। ये क्या चीज है, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड क्या होता है, तो रिवॉल्यूशन पर सेकेंड होता है फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का एसआई यूनिट, ठीक है। आरपीएस क्या चीज है बेटा, आरपीएस जो है वो एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको हम लोग हर्ट्ज भी बोलते हैं, ठीक है। तो आरपीएस इज हर्ट्ज, आरपीएस रिवॉल्यूशन पर यूनिट, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड, ये जो है आपका क्या है, फ्रीक्वेंसी है। आगे बात समझ में। तो आपको कभी भी आरपीएम में दिया रहे तो आपको क्या करना है, आरपीएस में बदलना है। आरपीएस में बदलने के लिए आपने देखो क्या किया, 60 से डिवाइड करना है। क्या करना है बेटा, 60 से डिवाइड करना है, अंडरस्टूड। तो कभी भी आरपीएम में दिया रहे तो पहले उसको आरपीएस में कन्वर्ट करो, फॉर दैट यू हैव टू डिवाइड इट बाय 60, ठीक है। तो ये आरपीएस आ गया बेटा, यानी फ्रीक्वेंसी आ गया। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो ओमेगा चाहिए, ठीक है। तो ओमेगा चाहने के लिए, ओमेगा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, तो ओमेगा जो होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ। हमने पढ़ा है इसको, है ना, सर्कुलर मोशन के टाइम पर क्या होता है, ओमेगा बराबर क्या होता है 2 पाई एफ, ठीक है। तो 2 पाई और फ्रीक्वेंसी देखो आपका कितना आ गया था बेटा, 3, कितना आ गया था, 3 आ गया था। तो ये देखो क्या हो गया बेटा 6 पाई। सो ओमेगा इज 6 पाई, ओमेगा नॉट इज 0, टाइम कितना लिया 3 सेकेंड। अच्छा, तो चूंकि आपने अभी अभी पढ़ा कि ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा, ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। इस इक्वेशन को अगर हम यूज करें, है ना, ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, तो क्या होगा बेटे, ओमेगा के बदले अपन क्या रख सकते हैं 6 पाई, ओमेगा नॉट के बदले क्या रख सकते हैं 0, अल्फा हमें निकालना है और टाइम हमने 3 सेकेंड लिया है, ठीक है बेटा। तो देयरफॉर 3 अल्फा बराबर क्या हो जा रहा है 6 पाई, तो ये क्या हो जाएगा बेटा 2 पाई। सो अल्फा इज 2 पाई, है ना, अल्फा इज 2 पाई, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट क्या हुआ करता था बेटा, एंगुलर एक्सेलरेशन का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, अल्फा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, अंडरस्टूड, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन की वैल्यू होती है 2 पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बिल्कुल सिमिलर है जैसा हम लोग पहले किया करते थे, है ना बेटे। चलो दिखाई दे रहा है ना, ओके। नाउ एक और एग्जांपल लेते हैं बेटा। ठीक है, एग्जांपल में मान लो हमने बोला कि अगेन एक कोई भी बॉडी है, ठीक है,
एक व्हील है, सपोज ए व्हील has mi मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। ए व्हील हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर इज subjected to torque 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। ए व्हील हैज मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू टॉर्क 10 न्यूटन मीटर, ठीक है। if wheel was initially at rest find number of revolution completed by the wheel after 5 सेकेंड, 5 सेकेंड के बाद वो कितने चक्कर लगा लेगा व्हील, ठीक है। इस चीज को निकालना है। चलो तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखो बेटा क्या दे दिया है आपको, mi दे दिया हुआ है, तो यानी i दे दिया हुआ है 2 kg मीटर स्क्वायर। फिर आपको क्या दिया बेटा, टॉर्क दिया, टाउ इक्वल्स टू 10 न्यूटन मीटर। अब चूंकि आपको पता है बेटा टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, आई अल्फा होता है, ठीक है। तो देयरफॉर अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाउ बाय आई। टाउ कितना है बेटा 10 और आई कितना है 2, तो यहां से आपको क्या मिल गया 5 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, दिस इज अल्फा, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया आपके पास, अंडरस्टूड बेटे, एंगुलर एक्सेलरेशन आ गया। अब आप क्या करोगे, अब आपको करना क्या है, निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ठीक है, कितने चक्कर लगाया। तो आप उसके लिए क्या करो बेटा, पहले एंगल निकाल लो। तो चूंकि आपने पढ़ा है कि थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। अब चूंकि ओमेगा नॉट है मतलब इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, तो पहले क्या था देखो रेस्ट में था, है ना, इनिशियली एट रेस्ट में था, तो ओमेगा नॉट इसका मतलब 0 है, तो ये वाला पार्ट खत्म हो गया। तो थीटा इक्वल्स टू क्या बचे बेटे, हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो हाफ और अल्फा की वैल्यू देखो क्या है हमारे पास 5, और टाइम कितना हमने लिया है बेटा 5 सेकेंड, ठीक है, आफ्टर 5 सेकेंड। तो चलो इसको थोड़ा 4 कर लेते हैं, ज्यादा अच्छा रहेगा ना, आफ्टर 4 सेकेंड। तो यहाँ 4 रखते बेटा, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16, तो 2 8 16 और 8 पंचे 40, ठीक है। तो थीटा कितना आ गया 40 आ गया, ठीक है। 40 क्या बेटा रेडियन। इस रेडियन मैंने क्या क्यों लिखा, डिग्री क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटे हमें पता है कि जब हम एसआई यूनिट में काम करते हैं तो जो एंगल होता है वो क्या होता है, एसआई एंगल का एसआई यूनिट क्या होता है, रेडियन होता है, ठीक है। एंगल का एसआई यूनिट रेडियन होता है। तो ये हम सारी चीजों को एसआई यूनिट में रख रहे हैं, तो मेरा जो थीटा आएगा वो भी क्या आएगा एसआई में आएगा, ठीक है। तो थीटा इज 40 रेडियन। आ रही बात समझ में। अब मुझे निकालना क्या है, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। आपको एक चीज पता है बेटा, एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल घूमता है 2 पाई रेडियन, ठीक है, पता है ना। तो 2 पाई रेडियन बराबर क्या हुआ 1 रिवॉल्यूशन। तो 1 रेडियन बराबर बेटा 1/2 पाई रिवॉल्यूशन। तो देयरफॉर 40 रेडियन बराबर क्या हो जाएगा बेटा 40/2 पाई रिवॉल्यूशन। तो देखो आपको 40 में क्या करना पड़ा बेटा 2 पाई से डिवाइड करना पड़ा। तो कभी भी नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन निकालना हो तो आपको क्या करना है, थीटा में 2 पाई से डिवाइड करना है, ठीक है। जो भी थीटा कैलकुलेट करोगे उसमें 2 पाई से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। तो हियर 40/2 पाई यानी 20/पाई, दिस इज द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, ओके। वो जो व्हील है इतने सेकेंड में, कितने सेकेंड में बेटा
4 सेकेंड में इतने रिवॉल्यूशंस लगा लेगा। आ रही मेरी बात समझ में आपको? क्लियर है ना मेरी बातें? ओके बच्चों, चलो तो आपको समझ में आ गया होगा बेटा कि वो जो 3 इक्वेशन है हमें कैसे अप्लाई करना है। ये बिल्कुल उसी तरीके से अप्लाई करना है जैसा हम लोग v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as ये सब लगाया करते थे। ठीक है, इसके ऊपर एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे आपको, प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग क्या करेंगे बेटा, आगे बढ़ेंगे और टाउ इक्वल टू आई अल्फा जो है ये बिल्कुल इक्विवेलेंट टू एफ बराबर एम ए है ना, जो आपका इक्वेशन था एनएलएम में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में, उसके इक्विवेलेंट है। तो हमने न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एनएलएम के बहुत ढेर सारे प्रॉब्लम किए थे, है ना बेटा। तो उसी के तर्ज पर यहाँ पर भी अपने को बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिलेंगे जिसे हमें सॉल्व करना है। चलो स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल देखो कह रहा है कि द पुली शोन इन फिगर, एक पुली दिखाया गया है, ठीक है। इस पुली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई है और रेडियस कैपिटल आर है। एक पुली इधर है, सॉरी एक ब्लॉक इधर है एम मास का, और एक ब्लॉक इधर लटक रहा है कैपिटल एम मास का, दिख रहा है ना? ठीक है, आ रही बात समझ में? ओके, अब मुझे क्या करना है, द पुली शोन इन फिगर हैज अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई about its axis and the radius is capital R. Find the magnitude of acceleration. Find the magnitude of acceleration of the two blocks. Of the two blocks. ठीक है? Assume that the string is light and does not slip on the pulley. Light string है, light string है, ठीक है। आगे कहानी समझ में इतनी बात आपको। अब देखो बेटा, ऐसे प्रॉब्लम्स जब हम लोग पहले पढ़ा करते थे, है ना, तो हम क्या मानते थे कि स्ट्रिंग में जो टेंशन है वो क्या होगा, सभी जगह बराबर होगा, है ना। स्ट्रिंग का जो टेंशन है वो सभी जगह बराबर होगा। लेकिन ऐसा कब होता था बेटा, जब पुल्ली जो हमारा होता था वो मासलेस होता था, पुल्ली का कोई मास नहीं होता था। अब चूंकि यहाँ पर पुल्ली का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आई है, तो ऑब्वियसली उसके पास मास होगा, तभी तो उसके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है बेटा, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस, फ्रॉम द एक्सिस, ठीक है। तो इसके पास मास है, ठीक है बेटा। तो मास वाली जब पुली होती है तब दोनों तरफ टेंशन बराबर नहीं होगा, ठीक है। ये चीज आपको कंसेप्ट के रूप में सीखना है, ठीक है। जब मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है तो दोनों तरफ टेंशन सेम नहीं होता है। समझ गई ये बात? चलो तो ठीक है भाई, ये चीज हमें समझ में आ गया कि टेंशन दोनों तरफ सेम नहीं होगा। तो इधर कुछ होगा तो मान लो T1 होगा, और इधर कुछ होगा तो मान लो T2 होगा। आगे बात समझ में? तो मान लो कि मैं मानता हूं कि ये वाला ज्यादा वजन है, ये नीचे आएगा, ठीक है, ये नीचे आएगा, लेकिन एक ही रस्सी से जुड़े हुए हैं ना, एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं, तो वो कंस्ट्रेंड है, उनको एक साथ चलना ही पड़ेगा। तो ये अगर ए एक्सेलरेशन से नीचे आएगा बेटा, तो ये ए एक्सेलरेशन से क्या होगा, ऊपर जाएगा। और क्या क्या चीजें यहाँ लग रही है, तो इधर लग जाएगा बेटा कैपिटल mg, और इधर क्या लग जाएगा बेटा स्मॉल mg, है ना। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। और फिर ये क्या होगा, है देखो, ये ऐसा नीचे आएगा तो ये वाला क्या होगा, ऐसा घूमेगा, है ना बेटे, ये क्या होगा, ऐसा घूमेगा। तो जब कोई चीज घूमता है तो उसके पास दो चीजें होता है, एक एंगुलर एक्सेलरेशन और एक लीनियर एक्सेलरेशन। तो मैंने माना बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन क्या है, अल्फा, और लीनियर एक्सेलरेशन तो आपको दिख ही रहा है, क्या है, ए लिया है हमने, है ना बेटे। लीनियर एक्सेलरेशन हमने क्या लिया है, ए लिया है। आगे इतनी बात समझ में। अब आपको करना क्या क्या है वो ध्यान से देखो, ठीक है। करना कैसे कैसे है वो ध्यान से देखना है, ठीक है।
प्रोसेस समझना है। तो जैसे कि इस इक्वेशन में देखूं बेटा, इस इक्वेशन में सॉरी इस ब्लॉक पर क्या लगाओ आप, FBD लगाओ, है ना, FBD बनाओ इसका। तो क्या हो रहा है देखो, तो कैपिटल M के पास इधर लग रहा है बेटा कैपिटल MG, ऊपर लग रहा है क्या बेटा T2, और नीचे जा रहा है ब्लॉक विथ एक्सेलरेशन A। ठीक है, ऐसा हो रहा है। तो आप क्या करो बेटा, यहां पर लगा दो फोर्स इक्वेशन। ठीक है, क्या करा मैंने, बॉडी का FBD बनाया और फोर्स इक्वेशन लगा रहा हूं। चलो, तो नीचे जा रहा है बेटा, तो नीचे वाला बड़ा हो गया, तो कैपिटल MG ऊपर वाला T2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, नेट फोर्स हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक है, आगे बात समझ में। तो यहां से हम लिख सकते हैं कि T2 बराबर क्या हो गया, कैपिटल MG माइनस A। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। वेल अंडरस्टूड। ठीक है, अब जो सेकेंड ब्लॉक है हमारा, सेकेंड ब्लॉक, उसको भी सेम चीज करेंगे, उसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। स्मॉल m, नीचे mg, ऊपर T1, लेकिन ये वाला क्या जा रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है विथ एक्सेलरेशन A। तो जब मैं इसका ये बनाऊंगा, फोर्स इक्वेशन लिखूंगा, तो T1 बड़ा होगा, mg छोटा होगा, इक्वल टू नेट फोर्स होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। तो देयरफॉर T1 इक्वल टू क्या हो गया बेटा, m इंटू जी प्लस ए, इक्वेशन नंबर 2। आगे कहानी समझ में। अब देखो, ये जो T2 है ना, ये जो T2 है वो क्या कर रहा है बेटा, T2 इंटू आर, टेंशन इधर लग रहा है T2, और ये R रेडियस है, कहां से, डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। ये जो हमारा व्हील है, पुली है, वो कहां के अबाउट घूम रहा होगा बेटा, इसके अबाउट घूम रहा होगा। तो ये है ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, रेडियस के बराबर। तो बताओ क्या ये टॉर्क पैदा करेगा बेटा, ये ऑब्वियसली टॉर्क पैदा करेगा। ठीक है, ये किधर घुमाएगा बेटा, ऐसा। फिर ये वाला देखो, तो ये इधर भी एक T1 लग रहा है, वो भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर है, ये किधर घुमा रहा होगा, इस तरफ घुमा रहा होगा। तो दोनों जो टॉर्क पैदा कर रहे हैं, दोनों टेंशन है ना, दोनों के दोनों जो टेंशन फोर्स टॉर्क पैदा कर रहे हैं, वो एक दूसरे के अपोजिट में कर रहे हैं। और ये घूम किधर रहा है बेटा, इधर, है ना, ऐसे घूमेगा तभी तो ये नीचे जाएगा। तो इसका मतलब कि इसका जो टॉर्क है वो बड़ा होगा इससे, तभी ये ऐसा घूम रहा है। ठीक है, तो चलो बेटा हम इसको मानेंगे। तो टॉर्क 2 की वजह से, टेंशन 2 की वजह से कितना टॉर्क पैदा होगा बेटा, तो टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो T2 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है R, माइनस करना पड़ेगा बेटा T1 इंटू R। ठीक है, क्योंकि इसका टॉर्क बड़ा है, उसका छोटा है, और अपोजिट में माइनस हो गया। तो ये क्या हो गया बेटा, टाउ नेट हो गया। और टाउ नेट जो है ना, वो होता है I इंटू अल्फा के बराबर। जैसे नेट फोर्स हमेशा मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर होता है, उसी तरह टॉर्क टोटल जो है वो I इंटू अल्फा के बराबर होता है। ठीक है बेटा, तो T2 माइनस T1 बराबर क्या हो गया, R कॉमन होकर के उधर चला गया, I अल्फा बाय R। ठीक है, I अल्फा बाय R। याद करो, हमने सीखा था बेटा लीनियर एक्सेलरेशन A बराबर क्या होता है, अल्फा इंटू R होता था ना। तो अल्फा बराबर क्या हो गया बेटा, A बाय R हो गया। तो इस अल्फा को वहां से रिप्लेस कर देते हैं, तो I और R, और इधर हो जाएगा बेटा A बाय R, दैट इज I A बाय R स्क्वायर। दिस इज व्हाट, T2 माइनस T1। ठीक है, T2 माइनस T1 की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, I A बाय R स्क्वायर आई। ठीक है, आगे बात समझ में। अब देखो यहां से आपको T2 आ चुका है बेटा, सेकेंड इक्वेशन से T1 आ चुका है, उसको यहां रख देंगे। ठीक है, यहां पर रख देंगे। तो चलो रख देते हैं, क्या हो जाता है देखो, T2 के बदले कैपिटल MG माइनस कैपिटल MA माइनस T1 कितना है बेटा, स्मॉल mg माइनस क्या हो जाएगा बेटा, स्मॉल ma इक्वल्स टू क्या बचा, IA बाय R स्क्वायर, IA बाय R स्क्वायर। तो ये देखो हमारा फाइनली इक्वेशन आ रहा है। मुझे क्या चाहिए बेटा, एक्सेलरेशन चाहिए, तो A वाले को एक साथ कर लूंगा, है ना, A वाले को एक साथ कर लूंगा। चलो, तो मैं इधर की चीजें मिटाता हूं। ठीक है,
अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, कैपिटल एम जी माइनस एम जी, तो क्या हो जाएगा बेटा, एम माइनस एम इंटू जी, और ये सारे ए वाले को उस तरफ ले जाता हूं, तो ए कॉमन हो गया, आई बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम, है ना, ऐसा हो गया। तो देयरफॉर एक्सेलरेशन जो आया वो आया कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम जी अपॉन आई बाय आर स्क्वायर प्लस कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम। दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। दिख रहा है बच्चे आप लोगों को? ओके, दिस इज द लीनियर एक्सेलरेशन। तो आपको क्या करना है बेटा, हर एक का हमने क्या किया, इंडिविजुअली फोर्स इक्वेशन निकाला और यहाँ पर टॉर्क इक्वेशन लिखा, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखना है आपको, फोर्स इक्वेशन लिखना है, यहाँ पर टॉर्क इक्वेशन लिखना है, दोनों की हेल्प लेनी पड़ेगी और एंगुलर और लीनियर में जो भी रिलेशन है उसको आपको यूज करना है, तो बहुत ही इजीली आ जाता है। चलो कुछ और प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। सी नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बेटे कि ए सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम, ए सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस स्मॉल आर mass m and radius small r is mounted on a frictionless axle over a well, एक कुएं के ऊपर लगाया गया है। ए रोप ऑफ नेग्लिजिबल मास is wrapped around the solid cylinder and a bucket of mass small m is suspended from the rope, The linear acceleration of the bucket will be, ठीक है बेटा, क्वेश्चन आपको क्लियर है? वेरी गुड। ए सिलेंडर ऑफ मास कैपिटल एम एंड रेडियस आर इज माउंटेड ऑन अ फ्रिक्शनलेस एक्सल, ठीक है। तो बेटा हो क्या रहा है, ये मान लो एक सिलेंडर है, तो इसका एक्सल क्या हो गया, ये हो गया इसका एक्सल। इसके ऊपर क्या किया गया है बेटा, ठीक है, इस तरीके से रस्सी बांधा गया है और उसके एक एंड पर एक बकेट जो है इस तरीके से लटकाया गया है। ओके, इस सिलेंडर का मास m है, रेडियस स्मॉल r है और सिलेंडर कैसा है बेटा, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड, ठीक है। तो आपको तो पता ही बेटा सॉलिड सिलेंडर का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है,
तो यहाँ पर आपको काम आएगा बेटा कि आपने जो इनर्शियाज वगैरह निकाले थे वो यूज करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अक्सर यूज होगा। तो आपको याद करना पड़ेगा कि सॉलिड सिलेंडर के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो दैट इज हाफ mr² पढ़ा था हमने। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हो गया हाफ mr²। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई अपने को। तो अब आप देखो बेटा इसमें क्या है, स्मॉल m है, तो ये क्या करेगा बेटा, नीचे लगाएगा क्या mg, इसमें क्या होगा बेटा, टेंशन लगेगा, टेंशन। ठीक है, ये क्या जाएगा बेटा नीचे विथ एक्सेलरेशन स्मॉल a, अंडरस्टूड, विथ एक्सेलरेशन स्मॉल a। आगे बात समझ में आपको, ठीक है। अब जो ये सिलेंडर है बेटा, सिलेंडर अगेन इधर से देखोगे तो क्या होगा बेटा, सिलेंडर कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, ये इसका सेंटर हुआ और एक किनारे से ये लटक रहा है, दिस है ना, ये किनारे से लटक रहा है। तो ये जो टेंशन है वो ऐसा टेंजेंशियली लग रहा है और ये सेंटर के अबाउट घूम रहा है। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r है ना, वो ये टेंशन और ये रेडियस के कारण क्या होगा, टॉर्क पैदा होगा और उस टॉर्क से ये क्या होगा बेटा, घूमेगा, है ना, क्लियर है। तो टॉर्क जो पैदा होगा वो क्या होगा, टेंशन इनटू रेडियस के बराबर होगा। ठीक है, आगे बात समझ में। तो चलो, तो मैंने आपको क्या बोला था बेटा, यहाँ पर क्या लगाओ, फोर्स इक्वेशन, इसके ऊपर क्या लगाओगे, टॉर्क इक्वेशन। तो चलो इसके ऊपर पहले फोर्स इक्वेशन लिखते हैं। तो बताओ क्या हो जाएगा बेटा, नीचे जा रहा है तो ये बड़ा हो जाएगा, तो mg माइनस टी इक्वल्स टू m इंटू ए। ठीक है, तो देयरफॉर t बराबर क्या हो गया बेटा, m इंटू जी माइनस ए। ओके, दिख तो रहा है ना, ओके, t बराबर m इंटू जी माइनस ए, ऐसा हो गया बेटा हमारे पास, अंडरस्टूड। ओके, यहां मैंने क्या बोला बेटा, टॉर्क इक्वेशन लगाओ। तो टॉर्क इक्वेशन यहाँ क्या हो जाएगा, मैंने बोला टेंशन इंटू रेडियस, टॉर्क हो गया। टॉर्क किसके बराबर होता है बेटा, I इंटू अल्फा, तो I इंटू अल्फा, अंडरस्टूड। तो T इंटू R बराबर I आपके पास क्या है बेटा, हाफ mr²। और अल्फा मैंने क्या बोला, क्योंकि A बराबर अल्फा R, तो अल्फा बराबर क्या हो गया बेटा, A बाय R। ठीक है, तो A बाय R हो गया। तो बेटा ये R और ये r² कैंसिल हो जाएगा। टेंशन बराबर क्या आ रहा है, ma बाई 2। ठीक है, क्या आ रहा है, ma बाई 2। अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चे, ma बाई 2। ओके, और यहां से देखो आपके पास क्या है, m इंटू लाइट कोन, ठीक है, काम चलने लायक दिख रहा है। ठीक है, तो क्या बोल रहा हूं मैं, यहां देखो mg माइनस ma इक्वल टू क्या हो गया बेटा, कैपिटल ma बाय 2। ठीक है, कैपिटल ma बाय 2। तो a वाले को उधर ले जाता हूं बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, mg बराबर a कॉमन हो जाएगा, m प्लस कैपिटल m बाय 2। ठीक है, m प्लस कैपिटल m बाय 2। इस चीज को और सिंप्लीफाई करें, इस चीज को और सिंप्लीफाई करें तो क्या हो जाता है, a बराबर mg अपॉन m प्लस कैपिटल m बाई 2। ठीक है, तो mg ये क्या हो जाएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ m, कैपिटल M और 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो उस बकेट का जो एक्सेलरेशन आ रहा है वो आ रहा है 2mg बाई 2m प्लस m, दिस इज द एक्सेलरेशन। ओके, आगे बात समझ में। तो बेसिकली आपको क्या करना है बेटा, जो चीज लीनियरली चल रहा है उसके ऊपर लीनियर मोशन के कंसेप्ट लगाने हैं, और जो चीज रोटेट कर रहा है उसके ऊपर रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट लगाने हैं, यानी वहां टॉर्क इक्वेशन लगाना है और जो लीनियरली चल रहे हैं वहां पर फोर्स इक्वेशन लगाना है। ठीक है, लाइट चली गई है तो वी विल कंटिन्यू इट लेटर ऑन। ओके, बाय बाय।